हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। माई सेल्फ दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। और नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। आई होप आपकी सारी चीजें जो है बहुत आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? कर रहे हो पढ़ाई? अब तो नीट सपास आ रहा है तो अब तो कर ही रहे होंगे, है ना? चलिए, सो आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 6। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की अभी तक जितनी हमने दास्ता पढ़ी है उसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंच चुके हैं, जहां पे हमको वॉल्टर सैटन और थियोडोर बोवरी मिल गए और इन्होंने हमको ये चीज बोली कि भाई अब जो तुमको पढ़ना है, हमने ये देखा है कि भाई मेंडल अंकल जो उस टाइम बोल रहे थे ही वाज नॉट रॉन्ग। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल को अब एक्चुअल में उनको उनने जितनी बातें बोली, उनने जितने फैक्ट्स बोले, उन सब पे अब जाके कहीं 90s के दौर पे जो है उनको अब उनकी जितनी भी बातें कही गई थी उसको अब जो है तवज्जो दिया गया, एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, उस टाइम इग्नोर कर दिया। नो वन नोज मेंडल, मेंडल इज सच अ फूल। तो वो ऐसे करके उस टाइम तो उनको मना कर दिया, अब जो है उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस। आज हम लोग उसका आगे और पढ़ेंगे, जिसको जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हु वाज थॉमस हंट मॉर्गन? ही वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो थॉमस हंट मॉर्गन एक्चुअल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इतना बड़ा नाम है मैम, कौन है ये? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मक्खी है ना तुम्हारे घर में जो घूमती रहती है ना इधर उधर मक्खियां, वो मक्खी है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वी विल डिस्क्राइब हाउ मॉर्गन वर्क्स, डिफाइनिंग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नीट में क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक है, उसको ढंग से पढ़ना। डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ लिंकेज एंड जेनेटिक मैपिंग। तो आज हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, इतना बड़ा पेज देख के घबराओ मत, एनसीईआरटी की ही लाइंस है, ठीक है? ओके, चलो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं कि who was टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, he experimented on ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मतलब हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। हाउस फ्लाई कह लो, फ्रूट फ्लाई कह लो, ठीक है? सो उन्होंने इसी को क्यों चुना? जैसे हमने पाइसम में पढ़ा था कि उन्होंने, मेंडल ने भी जो है रीजंस व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, क्योंकि हमने बहुत सारे रीजन देखे कि यार उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू प्रोड्यूस, वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी कर ले, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर ले, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन भी प्रोड्यूस कर ले, ठीक है? तो हमने ये सारे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जिसके बेसिस पे हमने पी को सेलेक्ट किया था। ऐसा कुछ फेवरेटिज्म नहीं था, ठीक है? वैसे ही ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट करने का रीजन ये था बिकॉज इट इज प्रोड्यूस इन हायर अमाउंट, ये बहुत ही कम लाइफ स्पैन में। रीजन फॉर सिलेक्शन पहला रीजन क्या था बेटा? कि ये बहुत, इनका लाइफ स्पैन वॉज वेरी मच, लाइफ स्पैन वॉज शॉर्ट। मक्खी को देखते हो ना, ये ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह सकती, ठीक है? इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा कम होता है और हमें उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट करना है जिनका लाइफ स्पैन कम हो, ताकि मुझे क्या है, अगर कुछ भी वेरिएशन आए तो मैं उसको आसानी से देख लूं। भाई अगर मैं ही इस तरीके से कुछ चीज पे एक्सपेरिमेंट कर दूंगी और 100 साल तक मुझे तो ना पता मैं जीऊंगी कि नहीं जीऊंगी, है ना? और उसका रिजल्ट 100 साल बाद है तो मैं तो देख भी नहीं पाऊंगी। तो मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसका लाइफ स्पैन क्या हो बेटा जी, बहुत ज्यादा कम। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाए। सो अ लार्जर नंबर
of progeny is being or should produced. ज्यादा अमाउंट में लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेनी ये प्रोड्यूस कर पाए, और जो कि मक्खियां करती है। तुम लोग देखते हो एक जगह पे अगर आप, एंड इट इज वेरी मच इजी टू कल्टीवेट, ये एक और पॉइंट, इट वाज वेरी इजी टू ग्रो, है ना। एक जगह कहीं पे भी कुछ मीठा रख दो और वहां पे मक्खियां भिन बनाने लग जाएंगी, और वो एक मक्खी से बहुत सारी मक्खियां प्रोड्यूस हो जाएगी, तो ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करती है, विच इज अगेन अ गुड साइन। नेक्स्ट, कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इनके क्रोमोसोम नंबर भी बहुत कम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर लेस फॉर स्टडी। तो हमको जो, अगर हमको स्पेसिफिक ट्रेट्स देखना है तो हम उस पर देख सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर भी कम है इनका, तो ये भी फायदेमंद चीज है। ठीक है, कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं बेटा इसके अंदर, ये चीज भी जान लो। कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, 2 सेक्सेस हैं इनमें, ठीक है, और पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। अगर मैं मेल की बात करती हूँ, ये वे इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे ना हमको दो, मैंने क्या बनाया है देख, पहला क्रोमोसोम जो होता है ना बेटा, पहला पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम। यही पहला जो डिस्कवरी हुई वो हुई सेक्स क्रोमोसोम की। तो पहला ही सेक्स क्रोमोसोम पेयर डिस्कवर हो गया, और उसके बाद जो 3 बचे हैं, यानी टोटल नंबर 8 होते हैं इसमें, टोटल 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 8। पेयर कितने होते हैं बेटा जी, 4। इस चीज को ध्यान रखना, पेयर होते हैं 4 और नंबर होते हैं 8, है ना, 8 नंबर है, जिसमें से मैंने 1 क्यों नहीं लिखा। अब काफी बच्चे बोलेंगे क्योंकि बेटा ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम हैं जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, तो ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल XX होगा और मेल की बात करें तो XY होगा। तो पहला डिस्कवर्ड क्रोमोसोम वो सेक्स क्रोमोसोम, बाकी बचे 3 तो वो हो जाएंगे ऑटोसोम्स, और ये भी पेयर में है। सो पेयर 4 है और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, तो हमको जितना पढ़ाई करनी है वी कैन इजीली स्टडी ऑन दैट। ठीक है, तो इसीलिए हमने, रीजन यही था हमारा ड्रोसोफिला को सेलेक्ट करने का। ठीक, समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं कि जब, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, TH मॉर्गन ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया बेटा, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, नाम लिंकेज, लिंकेज मतलब क्या होता है बेटा, कि मॉर्गन अंकल ने ऐसा बोला कि है ना, जहां पे मेंडल ये बोल रहे हैं कि है ना हर बार वेरिएशन हो रहा है, मॉर्गन ने ये चीज बोली कि कई बार जीन जो है वो इतना पास पास लोकेटेड होता है कि वो एज इट इज कॉपी हो जाता है। समझना इस बात को, एज इट इज जीन कॉपी हो जाता है। मतलब अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन 1 यहां लगा हुआ है, जीन 2 उसके बहुत पास में लगा हुआ है, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि वो जीन अलग हो और फिर वो रेप्लिकेट करे और वो नया यानी वेरिएशन लाए। तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है इतना पास पास में रहने से। इसीलिए क्या होता है कि तुम मक्खियों को जब देखोगे ना, सारी एक जैसी दिखती है, तुम्हें ये नहीं दिखता ना कि यार ये मक्खी जो है इसका ये कलर है, ये अलग है, ये अलग है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज्यादा वेराइटी तुम्हारे पास है। ठीक है, हाँ अगर तुम बड़े स्केल पे देखोगे तो तुमको डिफरेंसेस भी दिखेंगे, पर बहुत बार डिफरेंसेस नहीं दिखते बेटा, है ना। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि ये होता है बेटा लिंकेज। कई बार जो जीन है वो इतना पास में लोकेटेड होता है, द जीन्स आर सिचुएटेड genes are situated so close that they do not cross
एंड अब ये क्रॉस ही नहीं हुआ, जब क्रॉस नहीं हुआ एंड डू नॉट कॉज एनी वेरिएशन, कोई बदलाव भी नहीं, कोई वेरिएशन ही नहीं। यानी क्या हुआ कि अब टीएच मॉर्गन का जब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगी ना, उससे ये लाइन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हम वापस इस पे आएंगे पेज पे, ठीक है। चलो अब हमने रीजन समझ लिया, अब हम लिंकेज रिकॉम्बिनेशन को एक बार समझते हैं। सो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में ना इन्होंने बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा था बेटा कि इन्होंने मक्खी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ना चाहते थे ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। लकी ही है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे बेटा जी? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अब समझ लो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वाई वाला क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो किसी भी चीज को कैरी आउट नहीं करेगा। सो वाई वाले का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। अभी जितनी पढ़ाई करेंगे हम एक्स की करेंगे, क्योंकि सारे मेरे को जितने कैरेक्टर्स दिखने हैं वो एक्स पे दिखने हैं। ये पिंक पे पिंक कुछ ज्यादा ही पिंक हो गया। ये यहां लिखेंगे आप कैरेक्टर, यहां लिखोगे डोमिनेंट, यहां लिखोगे रेसेसिव। तो एक हो गया उसका कैरेक्टर उसने क्या क्या लिए हैं वो भी देख लो। कैरेक्टर्स कौन कौन से पढ़े? सबसे पहला बॉडी कलर, दूसरा कैरेक्टर आई कलर, तीसरा कैरेक्टर विंग शेप, विंग साइज। तो पहला कैरेक्टर बॉडी कलर, बॉडी कलर में उसने एक कलर लिया था ब्राउन, एक कलर था येलो, एक कलर आई कलर था रेड, और एक था व्हाइट। अगला था विंग साइज की अगर मैं बात करूं तो एक था नॉर्मल, एक था मिनिएचर, ठीक है। ये इसने कैरेक्टर्स लिए थे, ये इतने 3 कैरेक्टर्स की पढ़ाई करेगा बस ये। और तीनों ही कैरेक्टर्स की खास बात ये है कि दीज 3 कैरेक्टर्स, तीनों कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो तीनों ही कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है बेटा। एक्स क्रोमोसोम कौन सा है आपका? ये वाला, ये एक्स, इस पे लोकेशन होगा। वाई वाला कुछ नहीं लेके बैठा, वाई वाला खाली बैठा है। ये एक्स क्रोमोसोम है ना, इन्हीं के ऊपर जीन लोकेटेड है। तो अब तुम देखो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, पहला क्रॉस जो इसने बनाया, लेट्स मेक द फर्स्ट क्रॉस। क्या बनाता है फर्स्ट क्रॉस? ये किस हिसाब से इन्होंने पहला क्रॉस बनाया होगा? तो पहले क्रॉस के अंदर ये क्या लेते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन भी देखना बेटा। रिप्रेजेंटेशन के लिए ना ये थॉमस हंट मॉर्गन ने, जैसे अभी तक मेंडल जो करता आ रहा था, मेंडल क्या करते थे कि उन्होंने ना डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करना था तो कैपिटल से करते थे, और रिसेसिव को करना था तो स्मॉल से करते थे। यहाँ क्या होगा कि है ना, डोमिनेंट को करना होगा तो प्लस साइन से करेंगे, और रेसेसिव को करना होगा तो सिंपल, सिर्फ कैरेक्टर हमको लेटर लिखना है, जैसे येलो का वाई, और यहां लिखना है y प्लस, जैसे y प्लस, और यहां लिखना है y, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट है w प्लस, प्लस मतलब एक बड़ा डोमिनेंट है, ठीक है। वैसे ही मिनी मतलब m, और नॉर्मल मतलब m प्लस, प्लस मतलब एक बड़ा, ठीक है। क्लियर है ये चीज बेटा? तो जब भी कोई, एक और पॉइंट लिख लेना नीचे कि अगर इन्होंने कैसा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट किया था, डोमिनेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, डोमिनेंट को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो प्लस से जहां जहां प्लस है वहां वो डोमिनेंट है तो वो दिखेगा, ठीक है। अब इन्होंने करवाया क्रॉस। अब तुम्हारी ना एनसीईआरटी में एक फोटोग्राफ दी हुई है,
ये देखो, ये फोटोग्राफ अब दिखने में तो बड़ी खतरनाक घातक लग रही है, दिख रही है ना, दिखने में कितनी डरावनी लग रही है, पर इतनी डरावनी है ही नहीं। पता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट है। मैं तुमको बताऊं कैसे। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखना, ये दोनों इन्होंने सेम येलो येलो दिख रहा है ना, दोनों सेम कलर है। ये है एक्स एक्स, ये है एक्स वाई, मेल और फीमेल। ठीक है, तो जितना चेंजेस दिखेगा फीमेल वाले पे दिखेगा, मेल वाले के एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पे कुछ नहीं दिखेगा, तो एक्स ही दिखाएगा चेंजेस। चलो अब अपन क्या करते हैं ना, इसको और सिंप्लीफाई लिखने के उसमें अपन डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेट्स से ये दिस इज, हाँ फीमेल पहले लिख लो और यहाँ मेल लिख दो, कोई इशू नहीं है। ये मेल है और ये फीमेल है ना। फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल हैव एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। अब पहली फीमेल इसने कौन सी ली बेटा, पहली फीमेल ये क्या करवाएगा, पहले बॉडी कलर और आई कलर को क्रॉस करवाएगा। ठीक है, तो पहली फीमेल जो इसने लिया है वो क्या लिया है, येलो कलर व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, और इसको क्रॉस करवाया है ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ। चलो अब हम वो स्टिक्स बनाने के बजाय बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। एक्स क्रोमोसोम फीमेल का है, एक्स क्रोमोसोम येलो बॉडी, मतलब येलो को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, वाई से। ठीक है, और व्हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, डब्ल्यू से। सिंपल है, ऐसा ही एक और लिख लो, एक्स क्रोमोसोम येलो बॉडी व्हाइट आई ही है, येलो बॉडी व्हाइट आई, इजी, समझ में आ रहा है। इसको क्रॉस करवाया है एक्स वाई। अब एक्स क्रोमोसोम पे ही अपना जो जीन जिसको पढ़ना है वो एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो कौन सा जीन पढ़ना है बेटा जी, कौन सा जीन पढ़ना है, ब्राउन यानी वाई प्लस, और रेड आई यानी डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैंने सिंपल टर्म्स में लिखा है, कुछ भी अलग चीज नहीं किया बेटा। येलो बॉडी व्हाइट आई जो है मेरे पास सबसे पहली फीमेल है, येलो बॉडी व्हाइट आई को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, रादर देन रिप्रेजेंटिंग इट ऑन दैट स्केल और आई कैन से ऑन दैट स्टिक, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है एक्स 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 वाई से। बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए क्रॉस बनाना। ठीक है, चलो अब इसका क्रॉस बनाते हैं। सबसे पहले हमेशा की प्रथा अनुसार पनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे एक प्रोजेनी लिखेंगे, इस तरफ कौन सी प्रोजेनी आएगी बेटा, लेट्स से यहाँ पे फीमेल वाली लिख दे और यहाँ मेल की लिख देते हैं, कोई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फीमेल वाली प्रोजेनी में है वाई डब्ल्यू, यहाँ क्या है बेटा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। वाई पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तुम भी मत लिखना, ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितने क्रोमोसोम हमने पढ़ने हैं वो सारे एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो जितने क्रोमोसोम मॉर्गन ने पढ़े थे वो सारे एक्स पे सिचुएटेड थे। चलो अब इसके बाद क्रॉस, सिंपल क्रॉस करवाना है मुझे, ये वाला यहाँ लिखना है, ये वाला यहाँ लिख रहा है, सिंपल चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्स एक्स लिख दो, क्योंकि पहले तुम क्रोमोसोम तो देखो, पहले वो तो डिटरमाइन करो सेक्स क्या होगा जो फीटस बोल रही हूँ, सेक्स क्या होगा जो प्रोजेनी बनेगी उसका, तो प्रोजेनी बनेगी उसका सेक्स क्या होगा बेटा, फीमेल होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स एक्स। फिर उसके बाद अब अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमको और कुछ नहीं करना। ठीक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। अगला देखो ये वाला बॉक्स, दोनों बॉक्स उतार लो, एक्स एक्स अगेन है ना, यहाँ पे क्या आएगा, वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, सेम आया, सेम चीज आ रही है। थर्ड वाले बॉक्स में देखो एक्स, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको पहले लिख दें
वाई डब्ल्यू, वाई पे तो कुछ है ही नहीं, वाई तो सिंपल आएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला लो, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वाई डब्ल्यू। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली दो प्रोजेनी बनी है मेरे पास, ये है फीमेल चाइल्ड, ठीक है, और ये लोअर दो बनी है वो है मेल चाइल्ड। तो अब ये जो फीमेल है, अगर मैं इसका तुमको वो पूछूं कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, बता सकते हो इसका फिनोटाइप क्या होगा बेटा? डोमिनेंट वाला दिखेगा, सिंपल सी बात है। डोमिनेंट वाला कौन सा है? डोमिनेंट वाला कौन सा है? जिसके पास प्लस साइन है ना, जिसके पास प्लस साइन है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पे देखो प्लस साइन वाले ये हैं, अब प्लस साइन वाला डोमिनेंट है, इसका मतलब ये जो फीमेल है, पहली बात तो ये क्या है बेटा, फीमेल, ये फीमेल है, और ये फीमेल का बॉडी कलर और वो क्या है, अच्छा मैं इसको यहां भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम है ना, सेम है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना, सेम है। अब फीमेल की अगर मैं बात करती हूं तो फीमेल का पहला बॉडी कलर क्या होगा बेटा, W प्लस वाई प्लस, W प्लस मतलब ब्राउन बॉडी, और W प्लस यानी वाई प्लस और W प्लस, वाई प्लस हो गया ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है, ब्राउन बॉडी रेड आई बनी है फीमेल, ठीक। अगला आ जाता है, अगर मैं मेल की प्रोजेनी लिखती हूं तो मेल की प्रोजेनी क्या होगी बेटा, मेल की प्रोजेनी क्या होगी, डब्ल्यू वाई, सिंपल डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू वाई, तो येलो व्हाइट, तो येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, यानी मुझे ये मेल मिला है इस बार और ये फीमेल। अगर तुम उनको इनके पेरेंटल जनरेशन से कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या दिखेगा बेटा, कि जो पेरेंट्स है ना, इसमें जो मदर है वो है येलो बॉडी रेड व्हाइट आई, जो कि अब आपके पास आ गया मेल, यानी जो सन होता है, अब ये चीज ना तुम लोग कई बार देखना, कई बार ह्यूमंस के केस पे भी काफी हद तक सेम होती है, क्योंकि ये जेनेटिक समझा रहा है ये चीज। क्या होता है कि जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है ना, उसको ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो वो लड़का है तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड लड़का हमेशा अपनी मदर का एग्जैक्ट कॉपी होता है, और फर्स्ट बॉर्न गर्ल अगर होगी, गर्ल चाइल्ड अगर फर्स्ट बॉर्न होता है तो वो हमेशा अपनी फादर की एग्जैक्ट कॉपी होती है। और इसका अपने पास लाइव एक्सपेरिमेंटल वो है व्यू कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम क्रॉस दिखाते हैं तो इस टाइम पे हमको ये दिखा कि येलो बॉडी व्हाइट आई हमारे पास मदर थी, जो कि एग्जैक्ट कॉपी हो गया सन के अंदर, सन का फिनोटाइप एग्जैक्ट सेम है जो कि उसकी मदर का फिनोटाइप था। और सेम अगर मैं फादर की बात करूं तो फादर वाज ब्राउन बॉडी रेड आई, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स गया है डॉटर के अंदर, दैट इज अगेन ब्राउन बॉडी रेड आई। तो ये चीज तुम लोग देखते हो ना, जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है ऐसे बोलते हैं ना कि ये घर की पहली बेटी है तो ये अपने पापा जैसी दिखेगी, और घर का पहला बेटा है तो वो अपनी मम्मा जैसा दिखेगा। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में होता है, ठीक है। जो फर्स्ट चाइल्ड है वो अपोजिट सेक्स में उसका जो जितना भी फिनोटाइप है वो काफी हद तक कॉपी होता है। तो ये चीज है, ठीक। अभी यहाँ पे हमको क्या है, एक बहुत अच्छी प्रोजेनी मिल गई और इसको हम कहते हैं F1 प्रोजेनी। सो F1 प्रोजेनी में हमने क्या चीज देखा है कि F1 प्रोजेनी जो होगा वो फर्स्ट प्रोजेनी दैट विल बी सिमिलर टू देयर पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, बट इन अपोजिट सेक्स, ओके। नेक्स्ट आता है, अब हम इसको आगे क्रॉस करवाते हैं, इसको आगे क्रॉस करवाते हैं, यानी हमने क्या करवा दिया, ये XY का क्रॉस इसके साथ करवा दिया, ठीक है। चल पहले वाला बॉक्स बना रही हूं पहले एक बार, चलिए अब यहाँ आ जाएगा अगेन मेल और फीमेल, क्रॉस करवाना है हमने मेल एंड फीमेल के अंदर। इस बार मैंने मेल क्या लिया है बेटा, मेल क्या है इसमें, देखो एक YW है, सिंपल YW है ना,
तो वाई डब्ल्यू, और फीमेल क्या है वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस दोनों है, तो वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। क्लियर? तो ये मेरे पास पूरा आया। अब इसके लिए क्या होता है ना बेटा, पहले तुम इसी को समझ लो, रुको फिर से बनाऊंगी। चलो, अब y प्लस डब्ल्यू प्लस मेरे पास फीमेल आ गई। अब देखना है यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स क्रोमोसोम ना 2 है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम 2 है मेरे पास। देखो बेटा, ये मैंने एक्स बनाया, ये वाई क्रोमोसोम, ओ एक्स क्रोमोसोम सॉरी, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरफ ये एक्स क्रोमोसोम है, ये डेंट वाला दिस इज वाई क्रोमोसोम। ओके, अब ये एक्स क्रोमोसोम को अगर मैं पढ़ती हूँ तो इसमें मेरे पास एक है वाई जीन, एक है डब्ल्यू, अगेन एक है वाई प्लस, एक है डब्ल्यू प्लस। यही है बेटा लिखा हुआ, यही लिख रही हूं मैं, है ना, एक है वाई एक है डब्ल्यू, और वाई पे कुछ भी नहीं है, वाई पे कुछ भी नहीं है। ठीक, क्लियर है? अब यहाँ एक ऑब्जर्व करना पैटर्न, अब यहाँ एक पैटर्न ये ऑब्जर्व करना, पहले मैं यहाँ एक टेबल बना देती हूँ। अब मुझे इनका फिनोटाइप जानना है, और उस फिनोटाइप के अंदर मुझे ये चीज पता है कि यहाँ है ना रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी अभी दिखाते हैं। ये यहाँ पे हम मेल की प्रोजेनी लिखेंगे, ठीक है, इस तरफ मेल की प्रोजेनी आएगी, इस तरफ फीमेल की प्रोजेनी आएगी। चलो अब सुनना है यहाँ ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ वाई डब्ल्यू मेरे पास एक पेरेंटल प्रोजेनी तो आ ही रही है, इसके साथ साथ मेरे पास एक चीज और आ सकती है अगर मैं इन दोनों को क्रॉस करवा दूं तो, यानी मेरे पास एक नया कॉम्बिनेशन आ सकता है। न्यू कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, यानी कि ये y को अगर मैं इस W प्लस के साथ क्रॉस करवा देती हूँ तो एक प्रोजेनी तो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, WY, है ना, YW, एक तो ये आ रहा है, एक मैं क्या कर देती हूँ इस y को इस W के साथ भी क्रॉस करवा देती हूँ, दो आ गए ना मेरे पास वेरिएशन। ठीक है, यहाँ देखो एक वेरिएशन तो मेरे पास क्या आया है, एक तो आया है वाई डब्ल्यू, ये तो सिंपल आ ही रहा है, वो तो आएगा ही, ये तो पेरेंटल है। ऐसा ही वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये भी पेरेंटल है। अब मैंने एक नया करने के चक्कर में मैंने क्या किया, वाई डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू प्लस, और लास्ट भी एक मैंने एक और नया बनाने के चक्कर में क्या किया, वाई प्लस डब्ल्यू। बताओ ये सही है कि नहीं है, समझ में आ रही है चीज, क्लियर है ये चीज? मतलब y प्लस डब्ल्यू प्लस लिखा है मैंने, ये पेरेंटल है बेटा, ये कुछ नहीं कर रही मैं, पेरेंट वाला ही लिख रही हूँ। वाई डब्ल्यू पेरेंट वाला लिखा है, y प्लस डब्ल्यू प्लस पेरेंट वाला लिखा है। अब मेरे को वेरिएशन भी तो लाना है, ठीक है, उस वेरिएशन के अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास एक्स क्रोमोसोम ही है दोनों, पर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अलग अलग एलील्स है, तो मैं उनको भी तो क्रॉस करवा सकती हूँ आपस में, क्रॉस करवा सकती हूँ। और यहाँ मेरे को मिलता है वाई डब्ल्यू प्लस नया कॉम्बिनेशन, और वाई प्लस डब्ल्यू एक और नया कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब लिख दो मेल की प्रोजेनी क्या है, मेल की प्रोजेनी है एक्स वाई, एक्स क्या है बेटा, वाई डब्ल्यू। ठीक, क्लियर है ये चीज? क्रॉस करवाएं, यहाँ पे करवाएं क्रॉस, पहला क्रॉस आएगा ये, ठीक, चलो लिखते हैं, एक्स एक्स है यानी फीमेल है, वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, ठीक, फिर अगला आ जाओ ये और ये, वाई डब्ल्यू, वापस वाई डब्ल्यू आ रहा है, फिर वापस फीमेल है, वाई वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये वाई डब्ल्यू, ठीक है, फिर ये मेल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है बेटा, फीमेल वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, वाई प्लस नहीं है बेटा, नया कॉम्बिनेशन है, और वाई डब्ल्यू। अब मेल का है ना सेम वैसा ही चलेगा जैसा फीमेल का चल रहा है, ये वाला
और ये वाला लेना है हमको, है ना, ध्यान रखना है ये दोनों चीजों का। ठीक है, क्लियर, बन गया पूरा मैप। अब देखो, अब इसमें करेंगे मार्किंग। क्या मार्किंग? पहले वाले उसका फिनोटाइप देखते हैं, फर्स्ट बॉक्स का फिनोटाइप देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स का फिनोटाइप मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम रहने वाला है। WY क्या है बेटा, यहाँ देख लो जल्दी से, कहाँ गया हमारा डब्बा, ये रहा WY, येलो और व्हाइट, WY। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास क्या बनी, येलो बॉडी व्हाइट आई, है ना, यही है, येलो व्हाइट, ये क्या, येलो व्हाइट, यस, येलो व्हाइट। ठीक है, सेकंड देखो बेटा, ब्राउन बॉडी रेड आई, चेक करते जाना है आराम से, आगे आगे तुमने टेबल बनाई है, उस आगे वाली टेबल से चेक करते जाना। अब अगला देखो, अब यहां ध्यान से देखने वाली बात ये है बेटा, यहाँ W+ है और Y सिंगल है, यानी Y रिसेसिव कैरेक्टर है और W+ है और WB है, तो हम किसको पढ़ेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर को, क्योंकि हमको शो विजिबल कौन सा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, तो हम सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर को पढ़ेंगे, यानी हम किसको पढ़ेंगे बेटा, सिर्फ W+ को। तो Y तो आएगा, और Y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो बॉडी को। पर हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आया है W+ का, एंड दैट इज ऑफ रेड। W+ रेड ही है ना, W+ रेड है क्या, हाँ, ठीक है, तो W+ हमारे पास क्या आ गया बेटा, रेड। तो यहाँ क्या आया मेरे पास, येलो रेड, नया कॉम्बिनेशन आया, ये दोनों पेरेंट से मैच कर रहे हैं, ऐसा पेरेंटल कॉम्बिनेशन था पहले भी, ये नया कॉम्बिनेशन आया मेरे पास। क्यों आया नया कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज जो है, यहाँ पे मैंने एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म किया है, क्योंकि जब मेरे पास 2 x हैं तो मैं उन दोनों x को इंटरमिक्स कर सकती हूँ, ठीक है, मैं उन दोनों को मिक्स कर सकती हूँ, इतना मेरे पास लायबिलिटी है, तो मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ नहीं किया, और सिंपल मेरे पास एक रिकॉम्बिनेशन बन गया। लास्ट वाला देखो, इसका क्या होगा, अब इसके पास Y+ में है, इसका Y+ में है, W तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, Y+ में है तो हम Y+ का लिखेंगे, तो Y+ क्या होता है बेटा, Y+ क्या होता है, ब्राउन बॉडी, और W मतलब व्हाइट, व्हाइट है, यस, W मतलब व्हाइट है ना, W मतलब व्हाइट ही है, तो ब्राउन और व्हाइट, नया कॉम्बिनेशन, ब्राउन और व्हाइट। ठीक है, तो यहां हमको क्या मिलता है बेटा, इस क्रॉस को करवाने से मुझे फायदा क्या मिला, क्यों करवा रहे हैं मैम हम ये क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे ये एक जनरेशन मुझे मिलती है एकदम पेरेंट जैसी, तो इसको मैं नाम देती हूँ पेरेंटल जेनरेशन। इसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दूं क्या बेटा, लेट मी ट्राई, अगर ये शिफ्ट होता है तो ऐश, ओके, सीधी बनी ना लाइन, ओके, ये दोनों है हमारे पास पेरेंटल जेनरेशन, और ये हमारे पास आ जाता है बेटा रिकॉम्बिनेशन जेनरेशन। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब न्यू कॉम्बिनेशन, तो ये मेरे पास नया कॉम्बिनेशन बना है, पहला मैंने ऐसे कभी नहीं देखा था, येलो बॉडी और रेड आई, पहले मैंने ऐसे कभी मक्खी नहीं देखी, ब्राउन बॉडी और व्हाइट आई, ठीक है, पर ये मेरे पास नया बना है कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन एंड दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पहले भी बना हुआ है, ठीक है, तो ये पेरेंटल टाइप है बेटा, और ये है हमारे पास न्यू फिनोटाइप जो हमने बनाया है। हमने कैसे बनाया है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन ये चीज बोलते हैं कि जब आपके पास 2 कैरेक्टर्स, दो क्रोमोसोम्स है, और हमने जितनी स्टडी करी वो X क्रोमोसोम पे करी, तो वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं और वो वेरिएशन कॉज करेंगे, ठीक है, वो वेरिएशन कॉज करेंगे, बट यहाँ पे बात आती है डिस्टेंसिंग की, बात डिस्टेंसिंग की आती है। अब यहाँ देखो, मैं एक बार पहले एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, सी, अब ये दोनों है
ये क्या बने बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, रिकॉम्बिनेशन बना। तो पेरेंटल टाइप मेरे पास कितना बन के आ रहा है, 98.7%। और रिकॉम्बिनेशन मेरे पास कितना बन के आ रहा है, 1.3%। क्रॉस 1 की बात है ये अभी, ठीक है, सिर्फ क्रॉस 1 की बात है। ये आ रहा है मेरे पास रेशो, ठीक है, 98.7 और 1.3%। अब सेम चीज जब मॉर्गन किसके साथ करवाता है बेटा, इन दोनों के साथ, रेड कलर और विंग साइज जो है वो। तो रेड कलर और विंग साइज के साथ जब करवाता है तो उसको रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा मिलती है। यानी क्रॉस ए के टाइम पे जो उसको रिकॉम्बिनेशन रेट मिली थी, दिस वाज फॉर क्रॉस ए। ये क्रॉस ए के समय की बात है। अब अगर वो क्रॉस बी को देखता है ना, तो क्रॉस बी में ये रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। यानी क्रॉस बी को देखो, क्रॉस बी के अंदर क्या बोलता है बेटा, पेरेंटल टाइप कितना है, 62.8% पेरेंटल टाइप है, और रिकॉम्बिनेंट है 37.2%। डिफरेंस देख रहे हो, यहां रिकॉम्बिनेशन है 1.3, सेकेंड वाले में रिकॉम्बिनेशन 37.2। कैसे, मिस्ट्री है, एकदम से कैसे बढ़ गया, रिकॉम्बिनेशन कैसे बढ़ गया, हमने कहा गड़बड़ी की, रिकॉम्बिनेशन कैसे बढ़ा है, इसका एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है अभी देखो, टिंग टिंग टिंग, चलिए यहां समझो। अब बनाते हैं हम लोग, ये मेल और ये स्ट्रेट जो थे फीमेल का था, ठीक है। ये क्रॉस ए का बना रही हूं बेटा मैं, और यहाँ पे ये है क्रॉस बी का, ठीक। तो क्रॉस ए और क्रॉस बी में डिफरेंस ये था कि जब मैं क्रॉस ए की पढ़ाई कर रही थी तो क्रॉस ए में मेरे पास जो दोनों पहली बात तो दोनों कौन से कैरेक्टर्स थे, दिस वाज फॉर क्रॉस ए, ठीक है बेटा, और ये आया था क्रॉस बी के लिए। मेरे पास क्रॉस ए में पहला कैरेक्टर वॉज ऑफ बॉडी कलर, और इसको क्रॉस करवाया था विद आई कलर। बॉडी कलर को आई कलर के साथ क्रॉस करवाया। यहां पे क्या क्रॉस करवाया था, आई कलर was crossed with wing size। अब बेटा हुआ क्या ना, कि जब मैं बात करती हूँ बॉडी कलर और आई कलर की, तो ये बहुत ही पास पास लोकेटेड थे जीन्स। जीन जो थे ये क्रोमोसोम है बेटा, इसको क्रोमोसोम की तरह देखना, इसको चाहो तो ऐसा क्रोमोसोम की तरह देखना, ऐसा बना लो चाहो तो, ये यही चीज है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे समझ में आता है तो इसको थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल बना के देख लो, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पे वो कहता है कि यहाँ ना, क्योंकि लोकस सेम है, याद करो जब मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था तो उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी हमारे पास दो जीन अगर आते हैं तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम आगे मूव होगा, और वो पेयर पे जो लोकस है ऑफ दैट जीन, एक स्पेसिफिक लोकस होता है बेटा हर जीन का, और वो लोकस सेम रहता है दोनों पेयर के अंदर, दोनों क्रोमोसोम पे ये जो लोकस होगा ये सेम होगा, ठीक है। तो लोकस क्या है बेटा जी, सेम है। यानी यहाँ पे अगर मान लो बॉडी कलर का कैरेक्टर है और यहाँ पे इसके बहुत पास में आई कलर का कैरेक्टर है, तो ये ऐसे लोकेटेड है, इस पेयर पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, तो लोकस दोनों पेयर में सेम रहेगा। प्लीज माइंड दीज लाइंस, locus of the gene will always remain same in both the chromosome or in the pair of chromosome। clear, चले आगे। चल,
और तीसरी बात उसने ये बोली कि जो उसने तीसरा कैरेक्टर लिया था ना विंग साइज, वो इन सबसे बड़ा दूर था, वो यहां की तरफ था, ये था विंग साइज। किससे बनाऊं, कलर पैलेट खत्म, ये बना, दिस वॉज विंग साइज। तो देख रहे हो डिस्टेंस, देख रहे हो बॉडी कलर आई कलर कितना पास है और विंग साइज कितना दूर है ना। अगर मान ले मैं आई कलर और विंग साइज को यहाँ रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहाँ बनाऊंगी, ये विंग साइज, ये अगर मान लो आई कलर है, इफ दिस इज आई कलर, तो इतना दूर पे विंग साइज प्रेजेंट है। डिस्टेंसिंग देख रहे हो बेटा, डिस्टेंसिंग देख रहे हो। अब ये डिस्टेंसिंग की दिक्कत क्या हुई, ये डिस्टेंसिंग की दिक्कत क्या हुई, इसको ऐसे समझना, तुम्हारे पास है ना एक फेविकॉल लगाया हुआ पेपर है, ठीक है, वो पेपर को तुम्हें सेपरेट आउट करना है, एक पिन पेज होता है ना, तो मैंने क्या किया, तुमको एज इट इज पिन पेज और बीच में से पेस्ट करके दे दिया, ठीक। अब वो पेस्टेड पिन पेज है, अब अगर तुम्हें उसको अलग करना है तो तुम्हें पता है कि यार ये अलग बहुत मुश्किल से होगा, है ना। तो अगर अलग बहुत मुश्किल से होगा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यानी मैं एक नया पेज यहाँ से नहीं बना सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताती हूँ, जैसे मान लो मैंने तुमको एक पेज दिया, प्रॉपर तरीके से जुड़ गया है ना, पूरा फेविकॉल लगाया हुआ है, अब मैं तुमको बोल रही हूँ इस 2 पेज से मुझे एक पेज बना के दो, तुम क्या करोगे, मना कर दोगे कि मैम ये हो ही नहीं सकता, अगर मैं इस पेज को खोलती हूँ तो ये पेज फट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइटली स्टिक्ड है कि ये पेज फट जाएगा, और अगर पेज फट जाएगा तो किसी काम का ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा क्या होता है कि जब इन दोनों को, ये दोनों इतने पास पास लोकेटेड रहते हैं, अगर हम ये बात बोलें कि यहाँ पे क्रॉस करवाओ, क्रॉस कैसा वाला क्रॉस करवाओ, जैसा अभी अपन ने एक्स क्रोमोसोम के साथ करवाया था ना बच्चे, ये वाला, ये क्रॉस करवाओ, ठीक है। तो ये क्रॉस बहुत कम स्पीशीज करवाती हैं, बहुत कम, बाकी स्पीशीज क्या करेगी बेटा, ये एज इट इज आगे की तरफ कॉपी कर देगी, ठीक है। कि जीन ऐसे, जैसे मान लो पेज है ना, जुड़ा हुआ पेज है, तो बहुत कम लोगों में ये डेयर है कि नहीं मैम आपने बोला है तो हम इसको ट्राई करते हैं एटलीस्ट सेपरेट आउट करने का। तो बहुत कम लोग हैं जो माउंटेन ड्यू पीते हैं और जिन डर के आगे जीत वाला रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे क्या करेंगे, उसको एज इट इज आगे दे देंगे, है ना, कि ये जुड़ा हुआ है मैम इसको आगे दे दो क्योंकि ये अलग नहीं हो सकता, फिर फट जाएगा, खत्म हो जाएगा पेज, ठीक। तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन रेट बनता है जब हम बात करते हैं कि जीन बहुत ज्यादा पास हो तब। अगर जीन बहुत ज्यादा पास में लोकेटेड है तो एज इट इज वो जीन नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर चला जाता है, वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, नया कॉम्बिनेशन बहुत कम बनता है, जैसा कि क्रॉस 1 में हुआ। क्रॉस 1 में क्या हुआ कि जीन इतने पास में लोकेटेड थे कि इन्होंने काफी कम 1.3% लोगों ने, 1.3 ड्रोसोफिलास ने बोला कि हम रिकॉम्बिनेशन ला सकते हैं, पर 98% ड्रोसोफिलास ऐसे बोली कि भाई हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारा जो जीन है वो एग्जैक्ट कॉपी कर दो आगे की तरफ, हम नहीं उसमें कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन लाने बैठे, हम नहीं कर पाएंगे ये चीज, ठीक है। तो बहुत कम ड्रोसोफिलास ऐसी थी जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन करा और बहुत ज्यादा ऐसी थी जो पेरेंट जैसी बन गई एग्जैक्ट, इसीलिए सारी मक्खियों में तुमको डिफरेंस नहीं नजर आता, ठीक है। अब बात आती है क्रॉस बी की। अब क्रॉस बी में मैंने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब पेपर अभी भी वही है, बीच में फेविकॉल नहीं है, ठीक है, बीच में मैंने फेविकॉल नहीं लगाई, प्लेयर है, पेपर है, आराम से खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। मैंने तुमको ये चीज बोली है कि भाई अब मुझे इस पेपर को जो है जस्ट टीयर द पेपर फ्रॉम मिड और अपने फ्रेंड को पास ऑन कर दो, कर सकते हो आराम से, क्यों नहीं कर सकते, ले ले भाई, तू भी ले ले, मेरा वाला भी ले ले, मतलब यू कैन इजीली सेपरेट इट आउट। तो यहाँ पे वही हुआ, जब यहाँ पे क्रॉस करवाया तो क्रॉस बी के अंदर जब हम आई कलर और विंग साइज को देखते हैं तो बेटा यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जैसे ही ज्यादा होगा वहां पे रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां वो पेज इजीली टीयर अप हो जाएगा, है ना। जब आप बात करते हो यहाँ की, तो यहाँ इतना कम डिस्टेंस है कि कोई भी उसको फाड़ने नहीं बैठा पेज को, वो एज इट इज आगे भेज देगा,
ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई, ये देख लो आई कलर और इस पे डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ते ही तो ये कह रहे हैं कि यार बना ले, यहाँ क्रॉस बनाने में क्या दिक्कत है, बना ले आराम से। तो यहाँ पे क्रॉस बन जाता है, और क्रॉस बनेगा यानी रिकॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हुआ क्या बच्चे यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं क्रॉस बी की, तो क्रॉस बी के अंदर रिकॉम्बिनेशन और पेरेंटल टाइप कैसा होता है और यहाँ पे कैसा होता है, दोनों लिखते हैं। तो यहाँ तो अपने को पता है, ए में तो अभी अपन ने देख ही लिया है, रिकॉम्बिनेशन 1.3% है और पेरेंटल टाइप 98.7% है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ की क्रॉस बी की, तो क्रॉस बी में देख लो, क्रॉस बी में कितना है बेटा, 62.8 और 37.2%, 62.8 एंड 32.7। डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर मैंने डिस्टेंस कम रखा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, अगर मैंने डिस्टेंस ज्यादा रखा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकता है। और ये महान नया शब्द, वापस नया शब्द मत लाओ मैम, है ना। क्रॉसिंग ओवर कुछ भी बड़ी बात नहीं है, फैकल्टी स्टेज में पढ़ा है तुमने, लास्ट क्लास में भी बता के चुकी हूँ। क्रॉसिंग ओवर मतलब वेरिएशन लाना, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्रॉस हो रहा है ना, ये जो क्रॉस हो रहा है इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। कोई नया शब्द नहीं है, पहले डायग्राम से बता दिया, अब बोल के बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आएगा बेटा कि अगर इफ दी इफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज कर देती हूं तो उससे क्या होगा, अगर डिस्टेंस या सॉरी डिस्टेंस डिक्रीज पहले करो, इफ डिस्टेंस इज लेस तो उससे दिक्कत क्या होगी कि वहां पे रिकॉम्बिनेशन इज लेस। क्या यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं होगा, तो क्रॉस ओवर इज नहीं लेस। ओके, अब मैं दूसरे पे आती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, डिस्टेंस बढ़ा दी बेटा, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा दी रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो गया। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन बढ़ गया तो मुझे क्या मिल गया कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो सकता है और इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस कम रखती हूँ तो क्रॉसिंग ओवर बहुत रिड्यूस हो जाता है, अगर मैं डिस्टेंस ज्यादा रखती हूँ तो क्रॉसिंग ओवर बहुत आराम से हो सकता है और मुझे बहुत अच्छे रिकॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। और यही चीज बताई गई थी बाय थॉमस हंट मॉर्गन कि अगर जीन बहुत पास पास लोकेटेड रहेगा तो वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, रादर देन क्रॉसिंग ओवर, रादर देन फॉर्मिंग अ न्यू टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेट, ठीक है। पर अगर जीन बहुत डिस्टेंस पे लोकेटेड रहेगा तो वो आराम से क्रॉस ओवर करवा सकता है। ये चीज बताई गई थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब क्योंकि एनसीईआरटी में एकदम कॉम्प्लेक्सिटी से समझाया है, इसीलिए मैंने इसको तुमको एक्स और वाई लिख के समझाया है। ऐसे फालतू स्टिक बना के याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये फालतू स्टिक जो है इसको समझ लेना बस, ठीक है। याद तुमको करना है, बनाना तुमको इस तरीके से प्रैक्टिस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो बेटा, हर बार ना ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब वो क्रोमोसोम जो है अलग तरीके से बना दिया तो मैम हमको क्या वो याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें उससे समझ में आ रहा है तो वो वैसे समझ लो, इससे समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। ये तुमको इसीलिए जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ऐसे क्रॉस तुम ऑलरेडी बना चुके हो, है ना। डाई हाइब्रिड में बना लिया तुमने, मोनो हाइब्रिड में बना लिया, सेम चीज है जो उस क्रॉस में आएगा, ठीक है। बस उसमें क्या कर दिया कि ऐसे लिख दिया। अब जब ऐसे लिख दिया तो तुम्हारी सिटी पिटी गुल हो गई, ओ माय गॉड मैम, फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि मैं नीट दे रहा हूँ और मेरी हालत खराब हो रही है ना। तो हालत नहीं खराब हो रही, सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा समझना है उस चीज को,
ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, हमारे क्या जा रहा है। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो उसको सिंप्लीफाइड वे में समझा जा सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब इसको रीड करें क्या? एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्या बोलती है एनसीईआरटी, है ना। चलो, अब यहाँ पे आ गया वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर्ड फैक्टर्स दे कैरीड। तो पेयर्ड फैक्टर्स में सेग्रीगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे जाने के लिए। Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it in the chromosomal theory of inheritance, जिसको अब हम जानते हैं law of segregation के थ्रू, law of segregation। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू अब हम जानते हैं कि किस तरीके से एवरी पेयर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी untied so as to form a new type of genotype. Following his synthesis of ideas, experimental verification was done by Thomas Hunt Morgan. Very important name. दिख रहा है? मुझे लगता है दिखेगा हाइलाइटर ना, कोई बात नहीं। थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन कितना सही ना, वो मूवीज टाइप नाम है, साउथ इंडियन मूवी में ऐसा होता है, विलन का नाम होता है मॉर्गन। होता है कि नहीं होता? मैंने ऐसा सुना है, मैं थोड़ी सी साउथ इंडियन मूवीज के फैन हूं, तो वहां ऐसा मेरा नाम सुना, मुझे बड़ा मजेदार लगता है इसका। ओके, सो टीएच मॉर्गन एंड हिज कलीग लीड टू द डिस्कवरिंग बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टम, which were found very suitable for such studies। क्यों? क्योंकि फर्स्ट they would be easily grown ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे, आराम से ग्रो हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बेटा, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन 2 वीक्स, तो 2 हफ्तों में जीवन खत्म, इससे आसान और क्या बात है, इतना शॉर्टर लाइफ स्पैन है इसका। एंड सिंगल मेटिंग could produce a large number of progeny, hundreds of progeny प्रोड्यूस कर सकती है, ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। Also, there is very clear differentiation of the sexes. The male and the female flies are easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary variation. फोर्थ ये हो गया कि भाई इसके अंदर मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और फिफ्थ ये हो गया, यहाँ हेरिडिटी वेरिएशन देखी जा सकती है, कैन बी seen with the low power of microscopes। अच्छा, मेल और फीमेल को सेपरेट करने का एक तो क्रोमोसोमल तरीका है ही, कि एक तरीका तो ये है कि XY क्रोमोसोम है, तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि फीमेल्स जो होती है उनके पास एग पाउच प्रेजेंट रहते हैं और जो मेल्स हैं उनके पास नहीं रहते, तो एक और तरीका हो गया सेपरेशन का, है ना। तो इट इज वेरी मच इजीली आइडेंटिफाई और सेक्सेस को सेपरेट करना इज इजी। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study the gene that were sex linked। सेक्स लिंक्ड यानी, और कौन सा लिंक? एक्स लिंक्ड, है ना। सेक्स लिंक में भी कौन सा लिंक्ड है बेटा जी? एक्स लिंक्ड, यानी जितनी चीजें वो पढ़ेंगे एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहेगी, ठीक है। अगला, the crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in P. For example, Morgan hybridized yellow body with white eye female to brown body red eye male. Intercross the F1 generation progeny, he observed that 2 genes did not segregate independently each other in the F2 ratio. बेटा F2 रेशियो के अंदर 2 जीन सेग्रीगेट ही नहीं हो पाए, यानी पेरेंटल जीनोटाइप आ रहा है। सिंपल भाषा समझो, पेरेंट जैसी ही प्रोजेनी दिख रही है। Now, expected when the 2 genes are independent, Morgan and his group knew that the gene were located on X chromosome and saw quickly that when the 2 genes in the dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combinations were much higher than the non-parental type। तो अगर मान लो एक ही क्रोमोसोम के बहुत पास पास अगर 2 जीन लोकेटेड रहते हैं, तो उसमें जो क्रॉसिंग होगी दैट विल बी वेरी मच लेस, बहुत ज्यादा कम क्रॉसिंग ओवर होगा, वो एज इट इज पेरेंटल जनरेशन की तरह चले जाएंगे, ठीक है।
Morgan attributed this due to the physical association और linkage of the two. Linkage यहां से शब्द आया बेटा. Linkage मतलब होता है कि कोई भी दो चीजों को लिंक कर दो, कि वो इतनी पास पास जुड़ी हुई हैं, इतनी ज्यादा लिंक्ड है कि उनको अलग करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है. Coined the term linkage to describe the physical association of the gene on the chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental type of combination. एक तो हो गया recombination, नया combination. What is recombination बेटा? It's new combination. नया कॉम्बिनेशन है और पेरेंटल जीनोटाइप होता है. ठीक है, चलो. Morgan and his group also found that when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, shows very low recombination. मतलब जितने पास पास अगर क्रोमोसोम रहेंगे बेटा, उतना ही कम वो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे. ध्यान रखना ये चीज. नेक्स्ट, while the other, जैसा कि क्रॉस ए में दिखा है ना, while other with a higher recombination rate, जैसा कि क्रॉस बी में दिखता है. बी में जैसे ही अगर मान लीजिए लूजली लिंक्ड रहेंगे, लूजली मतलब डिस्टेंटली लिंक्ड है ना, लूजली मतलब दूर दूर रहेंगे, तो वो जैसा क्रॉस बी में है तो वहां ज्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखेगा. For example, he found that the genes were white and yellow were lightly linked and show 1.3% recombination, while white and miniature show 37.2%. 37.2% जो है इनमें डिफरेंस दिख रहा है. His students Alfred Stewart, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा. मॉर्गन का ही स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टुअर्ट. use the frequency recombination between gene pair on the same chromosome and measure the distance between the gene and mapped it. इसको हम कहते हैं जीन मैपिंग, है ना. तो इसने क्या किया, इसने ना डिस्टेंस नापना शुरू कर दिया. तो इसे ये वो डिस्टेंस नापता था और उसको बाकायदा उसने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और वो सब दिया. एंड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. टुडे जेनेटिक मैप्स सबसे पहले किसने डिस्कवर किया बेटा? एल्फ्रेड ने, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन. ठीक है, वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम. तो जीन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका डिस्टेंसिंग, कितनी दूर दूर जीन्स लोकेटेड है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी था. और ये चीज को सबसे पहले देखा गया बाय एल्फ्रेड. ठीक है, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन. was done in the case of human genome sequence. और ये चीज कहाँ करी जाती है बेटा? ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में. प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड लेटर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी आपके इतना काम नहीं आएगा. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब भी क्रोमोसोम पास पास लोकेटेड रहेगा या दूर दूर लोकेटेड रहेगा, उसकी स्टडी करने के लिए एल्फ्रेड था. ठीक है, और जीन के हिसाब से उसको कैसे मतलब लिंकेज होगा या रिकॉम्बिनेंट होगा भी कि नहीं होगा, ये सब देखने के लिए कौन था बेटा जी? थॉमस हंट मॉर्गन थे. ठीक है, इसको आपने देख ही लिया है. जब क्रॉस ए की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि डिस्टेंस इज लेस, तो इसके चक्कर में रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो कम होंगे और क्रॉसिंग ओवर भी बहुत ज्यादा लेस रहेगा. वहीं पे अगर मैं यहाँ की बात करती हूं तो यहाँ बेटा डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, उसके चक्कर में रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा और न्यू कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन इज न्यू कॉम्बिनेशन, और क्रॉसिंग भी ज्यादा होगी. क्लियर है? क्लियर है बेटा ये चीज? तो डिस्टेंस से रिकॉम्बिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये चीज आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझ में आएगी और ये चीज आपको अभी मैंने बना के भी समझा दी है. चलिए, और ये सारी ही चीजें जितनी हमने लिखी है, जैसे कि नीट का एनोटेटेड पीडीएफ, माइनर टेस्ट, चैप्टर वाइज जो सीआरई है बेटा, सीआरई मतलब चैप्टर रिव्यू एक्सरसाइज, मेजर टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट लैंग्वेज जो लेक्चर वाइज असाइनमेंट है,
इसके साथ PYQ का वीडियो सोल्यूशन है, सभी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, और बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।